the distance from the center of nucleus for any ion it is defined as the distance from the center of nucleus of any ion to the outermost charge cloud which can be held by nucleus. आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आयनिक रेडियस के लिए हमने एक कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन को लिया। ये अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस को मेजर करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड आयनिक। तो जब हम चार्ज फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉटेड लाइन से करते हैं। तो हर कैटायन का एक सर्टेन जोन है जहां तक उसने चार्ज को होल्ड करना है, एनायन का सर्टेन चार्ज जोन है जहां पर उसने होल्ड करना है। तो आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे वो अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज को होल्ड कर सकता है, उस पर एफर्ट लगा सकता है। यहाँ पर हम हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बोल सकते कि कैटायन के सराउंडिंग एनायन होगा। जब कैटायन के सराउंडिंग एनायन होगा तो दोनों की नेचर अलग है, दोनों एटम अलग अलग हैं, तो इसलिए आयनिक रेडियस हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते जैसे एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय स्टडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जहां पर एक चार्ज पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है। देखिए कैटायन इज फॉर्म्ड, इसको क्या ड्रॉ करना है, कैटायन इज फॉर्म्ड by loss of electron. Cation is formed by loss of electron. So cationic radius is smaller than corresponding neutral atom. As nuclear force of attraction increases. बेटा जब हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो कैटायनिक और एनायनिक रेडियस की बात करेंगे। हम एटॉमिक रेडियस में सिंपल एटम बोल देते हैं। जब कैटायन बनेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन का नंबर छोटा हो जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेगी, तो उसकी वजह से रेडियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो कैटायन का रेडियस कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से हमेशा छोटा होगा। लिखिए आगे, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स So effective nuclear charge decreases. On outermost electron. So anion is bigger than corresponding atom. Anion is bigger than corresponding atom. बेटा किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जब मैं आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आयन को इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करता, विद रिस्पेक्ट टू एटम स्टडी करता हूं। पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, और इलेक्ट्रॉन निकालने कहां से, आउटर मोस्ट से निकालते हैं।
तो उसी तरह से मैं कैटायन और एनायन को विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एटम स्टडी कर रहा हूँ कि न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रेडियस छोटा हो जाएगा। एनायन जो है वो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करके बना है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही रही, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से रेडियस बढ़ा। मैंने एग्जांपल की फॉर्म में आयोडीन लिया है क्योंकि आयोडीन इज द ओनली एलिमेंट जो आसानी से कैटायन और एनायन दोनों बना लेता है, तो हम उसका कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस दोनों कंपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन H नेगेटिव नहीं बना पाता आसानी, और H पॉजिटिव तो बनाता ही नहीं। हम सारे सिर्फ H पॉजिटिव पढ़ते हैं, राइट। जब मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाऊंगा और इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन को H पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, राइट। क्लोरीन का Cl पॉजिटिव बनाना आसान है, आयोडीन का I पॉजिटिव बनाना आसान है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बनाना बहुत मुश्किल है, राइट। हम पढ़ते हो H पॉजिटिव है, राइट, पर H पॉजिटिव क्यों बनता है वो कंडीशन देखिए। वो H पॉजिटिव कभी भी डायरेक्ट एलिमेंट से नहीं बनता, वो सिर्फ वाटर की वजह से बनता है। वाटर ना हो तो H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। हाँ जी, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जनरल बोल रहे हो? जनरल सिर्फ आयोडीन, बाकी सारों की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, कैटायन नहीं बनाते। मतलब हाँ, ऑब्वियसली वो तो उसमें तो आयोडीन ही होगा, आयोडीन होगा, मतलब पीरियड औरों के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाकियों के लिए कैटायन बनाना आसान नहीं है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो हेलोजन्स कहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको इलेक्ट्रॉन देंगे आसानी से? दे विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, right? It is only iodine because of its large size. Due to its ability to, it develops the ability to lose it. आयोडीन का लस्टर थोड़ी ना ऐसे अपीयर होता है, तो कह सकते हैं, लेकिन आयोडीन लस्टर्स कंपाउंड नहीं है, मेटल थोड़ी ना। क्या पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में होता है ना वो, इसलिए हो जाता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल ही सकता है उससे। देखिए, cationic radius decreases with increase in positive charge. Cationic radius decreases with increase in positive charge, and anionic radius increases with increase in magnitude of charge. Anionic radius increases with increase in magnitude of charge. तो मेरे पास कैटायन पे चार्ज जितना बढ़ाते जाओगे रेडियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। एनायन पर जितना चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना रेडियस बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई और इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम को बाहर खींच सकता है। आपने पढ़ा है बोर मॉडल, आपने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड कहते हैं कि एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 टू द पावर 15 टाइम्स होता है। बोर कहते हैं हर एटम में बहुत सारा खाली स्पेस है। तो जब आयन बनते हैं तो किसी भी लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो जाती है, राइट। कैटायन और एनायन की एक्सपेंशन एक्सट्रैक्शन इस लेवल पर है कि आपके पास रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन
इज बिगर देन सीजियम आयन, राइट। ऑक्सीजन कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। सीजियम कौन से पीरियड में है? सिक्स पीरियड में। नो कंपैरिजन। सिक्स पीरियड का साइज एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ा होना चाहिए, लेकिन कैटायन बनाने के कारण सीजियम छोटा हो गया और टू नेगेटिव एनायन बनाने के कारण ऑक्सीजन बहुत बड़ा हो गया। एज अ रिजल्ट इतना चेंज आया कि ऑक्सीजन बड़ा हो गया और सीजियम छोटा रह गया, राइट। तो जब हमारे पास कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है तो रेडियस में चेंज बड़े लेवल पर आता है और उस चेंज की वजह जेड इफेक्टिव है। जो जेड इफेक्टिव कम हो रहा है एनायन फॉर्मेशन में और ज्यादा हो रहा है कैटायन फॉर्मेशन। तो जब हम बात करते हैं आयंस की तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि आयनिक रेडियस को डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस की तरह ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जिसका एटम बड़ा है उसका हर आयन भी बड़ा होगा। वो डिपेंड करेगा वो कैटायन बना रहा है या एनायन बना रहा है। वो डिपेंड करेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस हद तक होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज्यादा होती है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट रेडियस का चेंज बड़ा हो जाता है। तो जब एनायन बनने हैं तो रेडियस इंक्रीज होना है, कैटायन बनने हैं तो रेडियस डिक्रीज होना है। माना जो टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन वगैरह की थी सारी खुद की थी, परफेक्ट अच्छे नंबर आए। लिखे in case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species, ionic radius is compared by E upon Z value. E upon Z value. Isoelectronic species have same number of electrons. So nuclear force of attraction. Electrons. So nuclear force of attraction decides ionic radius. बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड लेक्चर में पढ़ी थी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाए। भाई हमने कहा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, सोडियम इज 11, मैग्नीशियम इज 12, एल्यूमिनियम इज 30। अगर मुझे इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करना है तो इसको 3 नेगेटिव, तो ये 10, 2 नेगेटिव 10, 1 नेगेटिव 10, likewise positive charges on these elements. अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन का एटमॉस्फेयर है वो 10 इलेक्ट्रॉन का ही है, लेकिन अंदर जो उसे खींच रहा है नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी एनायंस बड़े होंगे, कैटायंस छोटे होंगे। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस बड़ा हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी कैटायन में
और वीकर होगी एनआईन। क्लियर हो गया? हमारे पास एनसीईआरटी जेड अपॉन ई लिखती है, उसमें इनवर्स रिलेशन आता है, तो मेरी प्रेफरेंस ई अपॉन जेड है, राइट? तो ई अपॉन जेड ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है, ई अपॉन जेड कम है तो रेडियस कम है। ठीक है, जेड का मतलब प्रोटॉन। With increase in negative charge, radius increases, and with increase in positive charge, and with increase in positive charge, it decreases. नोट कीजिए। जो भी तभी भी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं दिखा आपको, उस टेस्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। क्यों नहीं किया उसको फोकस में? ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन तो सही होनी चाहिए ना, वो तभी होगी जब कॉन्फ़िगरेशन सही दिखेगा। लिखा पे श्योर है आपने भी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई काम नहीं किया अभी तक, आपका पेपर ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं कर रहे हो? गुम हो गया? क्या? अभी तो पेपर मिला है, कैसी बातें करता है? चल छोड़। हाँ जी, क्लियर है? तो हमारे पास आयनिक रेडियस मींस इधर कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कैटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, और एनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है, जितनी उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, रेडियस छोटा हो जाएगा। तो कैटायन का रेडियस छोटा होगा, एनायन का रेडियस बड़ा होगा। अगर सेम एलिमेंट एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले आयन बनाएगा या एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बनाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस छोटा होगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस बड़ा होगा। राइट? असाइनमेंट निकालिए फर्स्ट शीट। इट इज डिफाइंड एज the energy required, it is defined as the energy required to remove electron from the outermost orbital of ground state configuration in an isolated gaseous atom. In an isolated gaseous atom. तो बेटा आयनाइ क्या पूछेंगे? जब एटम आइसोलेट हो जाता है बेटा तो सिर्फ गैस होता है, कोई दूसरी फिजिकल स्टेट पॉसिबल ही नहीं होती। राइट? तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के 3 नेम्स हैं जिनसे पूछा जा सकता है।
आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल लैंग्वेज टर्म, इसका मतलब है जहां पर आयनाइजेशन हो रही हो उसकी एनर्जी। आयनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन फॉर्मेशन दो तरह की होती है, कैटायन और एनायन। लेकिन एनायन फॉर्मेशन कैटायन फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है और कैटायन फॉर्मेशन एनायन फॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट। एनायन फॉर्मेशन तभी होगी जब एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन मंडी में बिकने वाली चीज तो है नहीं, एटम को पकड़ा दिया वही खरीद के, राइट। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस इन आयनाइजेशन इज कैटायन फॉर्मेशन, सक्सेसिव प्रोसेस इज एनायन। So ionization language word means formation of ion. So ionization energy is formation of cation. तो cation formation के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब cation formation है तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो जब तक उसे एनर्जी नहीं देंगे वो एटम से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाना है। ग्राउंड स्टेट इसलिए बोला क्योंकि अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसने पहले से ही एनर्जी ली होगी, तो जो एनर्जी अब चाहिए होगी वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन करवाए गए थे बोहर मॉडल में, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज लेस देन 13.6। वहां इस क्वेश्चन को डालने के पीछे एम ही ये था क्योंकि मुझे इस चैप्टर में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पढ़ाना, राइट। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस लेवल पर, इवन स्कूल लेवल, एनसीईआरटी ने भी फोकस करवाया है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्यों ली जाती है, एक्साइटेड में क्यों ली जाती है। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट डिफाइंड ही नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। एक्साइटेड स्टेट थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल, हमें क्या पता। तो एक्साइटेड स्टेट क्योंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट से ली जाती है। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों? क्योंकि अगर एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो जो भी एनर्जी पहले जाएगी वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगी, बाद में एटम को मिलेगी। इसलिए हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए जहां पर एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को मिल पाए। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में ग्राउंड स्टेट और आइसोलेटेड गैसियस एटम जरूरी टर्म्स है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं तो बेसिकली एंथैल्पी इज हीट चेंज, एंथैल्पी मींस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी को कहने से ये टर्म यूनिवर्सल हो जाती है, अदरवाइज ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी की टर्म रह जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल की टर्म है, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स की टर्म है, और थर्मोडायनेमिक्स मतलब पूरी साइंस। कहीं भी कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके हीट चेंज को स्टडी थर्मोडायनेमिक्स से करना है। तो यहाँ से एनर्जी लेकर किसी और को दी जा सकती है, किसी और प्रोसेस की एनर्जी किसी रिएक्शन को दी जा सकती है। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड दिया गया ताकि यूनिवर्सलाइज हो पाए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज प्लेट पे लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को बनाना पॉसिबल है। कंसेप्ट तो बनाना ही पड़ता है ना। हमने साइंस जब बनाई तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी साइंस की एक चीज, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, पता तो होगी पर भूल जाते हैं। साइंस जो है बेसिकली assumption पर बेस्ड है। There is no existence of science without assumption. So we assume something, then we develop the ideas how this assumption can be justified, right? तो आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी इक्वेशन बनाना पॉसिबल है बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, बाय यूजिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तेरा फोन क्यों आया बाहर? क्यों आया बाहर है? चल मुझे दे दे, मेरी पॉकेट को तंग नहीं करेगा। देखिए ionization enthalpy is defined as
heat change observed during removal of electron. Right? So ionization is related to ion formation. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एक टर्म यही नहीं है, बहुत सारी और जगह भी आती है. जैसे आप लेते हो HCl गिव राइज टू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो थर्मोडायनेमिक्स उसको भी क्या कहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आयन बनाने के लिए कुछ एनर्जी तो लग रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन निकाल के लगे चाहे बॉन्ड तोड़ के लगे. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स आयन बनाने के लिए हीट चेंज क्या स्टडी. सारा हीट चेंज जो स्टडी होता है उसका एंथैल्पी फैक्टर होता है. हम सभी जानते हैं जब हम क्लासरूम में आ रहे हैं, नीचे से अगर थोड़ी देर घूम कर आए हैं, चाहे 2 मिनट 4 मिनट या एक कोचिंग से उतरे दूसरे में चढ़े, तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाएगी क्योंकि बाहर गर्मी तो काफी है. तो जब बॉडी यहाँ रूम में एंटर करेंगे हम लोग, तो रूम का टेम्परेचर एसी ने गवर्न कर रखा है, तो क्या होगा, बॉडी से हीट बाहर आएगी. तो रूम का टेम्परेचर कितने से राइज हो गया, जब हम लोग क्लासरूम में आ गए, वो थर्मोडायनेमिक स्टडी करके देगा पर बॉडी हीट रेडिएट आउट कितनी होगी. राइट, तो दैट इज बेसिकली एंथैल्पी. तो हीट चेंजेस को स्टडी करने को एक टेक्निकल नाम दिया गया, दैट इज एंथैल्पी. राइट, देखिए, this energy can be provided by using potential difference. So it is also known as potential difference. So it is also known as ionization potential. तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में IE, IP, डेल्टा HI लिखा है, इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ही लिखा है. राइट, क्लियर हो गया. लिखिए आगे. For polyvalent ions, for polyvalent cations, more than one electrons are removed. So their formation involves successive ionization energy. हमारे पास 3 पॉजिटिव आयन के नाम से क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन जाने जाते हैं. बहुत ही कॉमन 3 पॉजिटिव आयन बनाते हैं. हमने कहा हमने कोई एलिमेंट लिया, उससे हमने 3 पॉजिटिव आयन बना दिया. ये 3 पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. राइट, अब एक फोटोन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराना है, तो एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना है. मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो ये प्रोसेस 3 स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में नहीं होगा. आप इन तीनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन, एक के बाद एक के बाद. किसने ये प्रूव किया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि आप सारे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते. तो पहले आप सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर वो सारे एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तब जाके 3 पॉजिटिव आयन बनेगा. तो Fe से Fe3 पॉजिटिव बनाना है, Al से Al3 पॉजिटिव बनाना है, तो ऐसे ही बनना है.
अब हमने कहा कि यहाँ का जो हीट चेंज है डेल्टा एच रिएक्शन, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आयनाइजेशन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर। अगर हमने ऐसा सोचा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आयनाइजेशन एनर्जी सीधी ऐड नहीं होगी। ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? पहले स्टेप में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोर मॉडल की असाइनमेंट का क्वेश्चन था कि हीलियम से 2 पॉजिटिव बनाना है तो आप बताओ एनर्जी कितनी चाहिए, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू उन्होंने दे रखी, राइट। तो हमारे पास, मैंने उस वक्त आपको पढ़ाया कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस नाम से जाना जाता है, राइट। सुमनी आप बताइए कि ये जो डेल्टा एच आई 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी होगी अगर बराबर नहीं होगी? क्यों? तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा निकाल रहे हो, एलिमेंट भी सेम है। हाँ जी सर, आपको क्यों लगा न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गई? फाइन, देखिए शील्डिंग कम होगी, जेड इफेक्टिव कम ज्यादा होगा। हाँ कह लो, चलो शील्डिंग भी कम होगी, ये भी बोलो, ठीक है। देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर as nuclear force of attraction increases, as nuclear force of attraction increases after removal of one electron. तो बेटा यहाँ का जो डेल्टा एच लेंगे वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, राइट। ये जो ऑर्डर आपने अभी यहाँ लिखा है, इसकी पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एक्सेप्शन नहीं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन पढ़ेंगे, राइट। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ये थोड़ी लिमिटेशन होती है, रीजन बीइंग चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको रीजन दे रहे होते हैं। फिजिक्स में हम लॉ बना के चीजें बनाते हैं, वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, राइट। अभी जब एरोस्पेस की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी लिमिटेशंस आ जाती है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो जहां कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है और हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस आएंगी ही, क्योंकि जितनी वैरायटी पढ़ते जाओगे उतनी एक्सेप्शंस, अलग अलग बिहेवियर सामने आएंगे, राइट। नॉर्मल फिजिक्स में क्या होता है, हमने मोशंस के लॉज बना दिए, गाड़ियां बना दी, उसमें एक्सेप्शन क्या नहीं हमने बनाई है, राइट। तो वो उसी बेसिस पर चल रही है। यहाँ पर एलिमेंट है, कई जगह कुछ और रिएक्शन कर रहा है, कई जगह दूसरा एलिमेंट आगे कुछ बिहेवियर ही बदल जाता है, राइट। लेकिन इस ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन, ऑलवेज इंक्रीजेस। रीजन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो न्यूट्रल एटम से निकाल रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 1 पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 2 पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं। जितनी बार आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे रेडियस छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब नाम नहीं लिखे, लिखना लिख लो। हम्म 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 हम्म
हमें पता नहीं ना कि शेल चेंज हुआ नहीं हुआ। अब लेट से मैं नोबल गैस की बात कर लेता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन भी 2p से आया, दूसरा भी 2p से गया, तीसरा भी 2p से गया, तो शेल तो चेंज हुई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतनी बार एटम का रेडियस और कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जा रही है। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में पहले के कंपैरिजन में एफर्ट ज्यादा लग रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप 3 पेन्स लेकर आए और वो आपके सरप्लस पड़े थे, उसमें से 2 पेन, एक शौर्य ने मांग लिया, आपने उसे दे दिया, दूसरा आदित्य ने मांग लिया तो आपने थोड़ा रेजिस्ट किया, अगर मेरा पेन रुक गया तो फिर भी दे दिया, तीसरा मैं आ गया, मैं दे दे यार पेन, मैंने भी लिखना है, तो बोले मैं क्या लिखूंगा, राइट। तो तेरी जो अट्रैक्शन होगी, जो अफिनिटी होगी सक्सेसिव पेन लूज करने की, वो पुअर हो जाएगी, क्योंकि तेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, राइट। एटम के साथ भी ऐसे होता है, कहते पहला इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, अब अगला मांगने आगे दो, चलो ज्यादा एनर्जी दो। देखो बोहर का कंसेप्ट यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे था, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट। हम यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। जब जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हो तो नोडल प्लेन की बात कर रहे हो, श्रोडिंगर मॉडल की बात कर रहे हो, तो उसका रिलेशन ही नहीं रहा आपको। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक फोटोन तो एक ही को देगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी देगी, पर एक फोटोन एक ही से टकराएगा, उसका करो, ठीक है, टकरा जाएगा तो एक पर्टिकुलर एटम में तो प्रोसेस वही देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने हर फोटोन की एनर्जी तो बराबर थी। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ही रहेगी। आपने 100 किलो जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी दे दी, उसको पहले को चाहिए थी 20, दूसरे को चाहिए 30, अगले को चाहिए 40, वो तो 20, 30, 40 रहेगी, वो तो रेसिडुअल एनर्जी बढ़ जाएगी जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और उसका हमारा इस चैप्टर में कोई कंसर्न ही नहीं, हम तो स्टडी करना चाह रहे हैं केटायन बनाने के लिए कितनी एनर्जी थी। वो तो फिर ठीक है, वो एक बार हुई नहीं ना, आपको एक बार लग रही है क्योंकि आप कह रहे हो मैं इकट्ठी दे रहा हूँ, और मुझे एक बार लगी नहीं थी क्योंकि एक बार एक फोटोन पहले इलेक्ट्रॉन से आके टकराया, दूसरा दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन से आके टकराया, तीसरा तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन से आके टकराया। वो हो ही नहीं सकता, पार्टिकल नेचर है, नो टू पार्टिकल को एग्जिस्ट ऑन द सेम स्पेस, कैसे लगाऊंगा, फिर पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने का फायदा क्या होगा, राइट। इतना टाइम लगाया एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आप रीजन समझ पाए, अदरवाइज क्या ऐसे भगा देंगे। तो हमारे पास बेसिकली आप कॉन्फ़िगरेशन, आप नोडल प्लेन, आप स्क्रीनिंग, पेनिट्रेशन आसानी से समझ सकते हैं अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एफर्ट लगाया। नहीं तो सिर्फ क्राइम करोगे, भाई स्क्रीनिंग ऐसी हो चीज होती है, पर्दा मोटा या पतला होगा, सिंपल सी बात है, राइट। लिखे आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ionization energy is directly proportional to, ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge. क्वाइट ऑब्वियस है, समझ लिखवाने की तो है नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना एफर्ट लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सेकंड लिखिए, एटॉमिक रेडियस। अजय नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, कुछ अलग नेचर है इसकी। देखिए एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ionization energy is inversely proportional to
एटॉमिक रेडियस। देखिए जो बात आदित्य ने कही वो सही है कि मोर और लेस एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, राइट। तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नंबर इतना बड़ा हो गया कि जेड इफेक्टिव बड़ा करने के बाद भी रेडियस छोटा नहीं होता। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर पुल तो ज्यादा हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ना होने के कारण रेडियस बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही है, राइट। तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक अलग कंसेप्ट है जो नोडल प्लेन्स पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस एक अलग कंसेप्ट है जो ओवरऑल साइज ऑफ एटम की बात करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी से एटॉमिक रेडियस इज गवर्न्ड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो सही है। लेकिन एटॉमिक रेडियस हर बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से छोटा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। मैनी अ टाइम्स इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग डज नॉट अलाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियस। यही वजह है कि मैंने नोट में लिखवाया बोरॉन फैमिली का रेडियस एक्सेप्शनल है, राइट। तो वहां आयनाइजेशन एनर्जी में जेड इफेक्टिव अलग रोल प्ले करता है और एटॉमिक रेडियस अलग रोल प्ले करता है, राइट। लिखवाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों लिखवा रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस बोरॉन फैमिली में आता है। बोरॉन इज लेस देन, गैलियम इज लेस देन, एल्यूमिनियम इज लेस देन, इंडियम इज लेस देन। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लिखते हैं इंडियम इज लेस देन, एल्यूमिनियम इज लेस देन, गैलियम इज लेस देन, थेलियम इज लेस देन बोरॉन, राइट। तो हमारे पास ये थेलियम कहाँ था, ये कहाँ पहुंच गया, राइट। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव हैव सर्टेन एक्सेप्शंस, इसलिए कई फैक्टर्स को इकट्ठा करना है। थर्ड लिखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। With increase in screening, ionization energy decreases. Inversely proportional. With increase in screening, ionization energy decreases. Right? Screening effect किसका ज्यादा होता है? S का। स्क्रीनिंग पावर क्या है? S is more than, P is more than, D is more than F। तो स्क्रीनिंग जो है वो किसकी स्टडी करते हैं? जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो उसकी, या जिस जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है? जिस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन करवानी है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी और पे स्टडी करना है, या उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट उस पर स्टडी करना है? अंदर वाले का, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसकी इनर ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग स्टडी कर रहे हैं। वो स्क्रीन ज्यादा करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, it is directly proportional to ionization energy. It is directly proportional to ionization energy. Right? तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। पेनिट्रेशन का मतलब है न्यूक्लियस के नजदीक जाने की एबिलिटी। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक जाएगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पेनिट्रेशन और स्क्रीनिंग का सेम ऑर्डर होता है, S इज मोर देन, P इज मोर देन, D इज मोर देन। लेकिन जब पेनिट्रेशन स्टडी कर रहा हूं तो उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूं जिसे निकालना चाहता हूं। स्क्रीनिंग स्टडी कर रहा हूं तो अंदर वाले की स्टडी कर रहा हूं क्योंकि उसने बाहर वाले को स्क्रीन करना है। तो पेनिट्रेशन स्टडी होती है उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी आयनाइजेशन होनी है, और स्क्रीनिंग स्टडी होती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की
क्योंकि उन्होंने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को मास करना है। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, half filled and fully filled electronic configurations, half filled and fully filled electronic configurations have higher stability so they have higher ionization energy. हाँ जी, नोट डाल के लिखे हैं। Trend of ionization energy, trend of ionization energy is decided by combination of these factors. तो बेटा हम सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल और थर्ड पीरियड दो पे ही क्वेश्चन आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर। बाकियों के एक दो एलिमेंट के कंपैरेटिव आ सकते हैं और ये पूरा पीरियड का पीरियड आ सकता है। नोबल गैसेस लिखी नहीं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होती है क्योंकि वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, atomic radius regularly decreases. So what we were expecting, yet ionization energy regularly increases. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे रेडियस डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम is more than ionization energy of boron, and ionization energy of nitrogen is more than ionization energy of oxygen. So हमारे पास exceptional behavior आ गया beryllium to boron and nitrogen to oxygen. If we carefully monitor, बोरॉन में 2p का इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको स्क्रीन कौन कर रहा है? 2s। 2s की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, तो 2p का एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। हमने कहा अगर ऐसा है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो बाकियों से भी ज्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन वैसा ऑर्डर अपीयर नहीं हुआ। जब हमने इसे रेगुलर सीक्वेंस में लगाया तो लिथियम बोरॉन बेरिलियम आया। तो बेरिलियम इज ओनली मोर देन बोरॉन एंड लिथियम, कार्बन नाइट्रोजन उससे आगे है। कारण रेडियस का जो डिक्रीज हुआ वो बहुत बड़ा हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पर इसका भी इफेक्ट आया और रेडियस छोटा होने से रेडियस का फैक्टर डोमिनेट हो गया। नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन का साइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल है इसलिए उससे ज्यादा नहीं। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लगते हैं, एटॉमिक रेडियस भी लगा और स्क्रीनिंग भी लगी और कॉन्फ़िगरेशन और आपके पास साइज भी लगा। तो साइज, कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीनिंग तीनों के कॉम्बिनेशन से ये ओवरऑल ऑर्डर तैयार। तो हमने जब आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ बनाया, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस रेडियस, नॉट रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन,
फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब इस इरेगुलरिटी के कारण हम ये कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल हैज इरेगुलर अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन था फर्स्ट शीट का, जिसमें बोला था आयनाइजेशन एनर्जी इरेगुलरली इंक्रीजेस, देयर इज नो ट्रेंड। मैं इसको ये नहीं कह सकता इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फिर इंक्रीजेस फिर डिक्रीजेस फिर इंक्रीजेस, राइट? So we say ionization energy has irregular order. So ionization energy depends upon combination of factor, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन भी आती है और स्क्रीनिंग भी आती है। Look, बोरोन से ज्यादा होती है ऐसा बोला, ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत सारी एक्सेप्शन होंगी तो बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी। मैंने आपको कहा कि आइसोलेटेड वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट आइसोलेटेड कैलकुलेट करने के टूल्स हैं, राइट? और मैंने अभी इस ट्रेंड में बोला कि हम जो मेन आयनाइजेशन एनर्जी पे फोकस करते हैं वो सेकंड और थर्ड पीरियड पे करते हैं, क्योंकि हमें जो है उन एलिमेंट्स पे ज़्यादा कंसर्न है जो मोस्ट अबंडेंट है और हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं। मैंने सिर्फ वेलेंस शेल लिखा है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना। हमारा कंसर्न वेलेंस शेल से है, 1s2 नहीं लिखा मैंने किसी में। ग्राफ आप सही ढंग से बनाएं, जिसको ऊपर नीचे बनाना है, इसलिए मैं ब्लैक से ऑर्डर लिख दिया ताकि आपके ग्राफ ठीक हो जाए। डॉट्स लगा कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है। हम्म, हम्म। इसका मीनिंग है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का वॉल्यूम नियरली सेम है। हम्म, मुश्किल काम है, ऐसा हो नहीं सकता। रीजन बीइंग आज केमिस्ट्री जहाँ खड़ी है वहाँ उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज या कंपाउंड की स्टडी करी, उसके बेसिस पर ही। देखो, अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, तो हमें सारी चीजें हमने एक्सपेरिमेंटली रिलेट करके पढ़ी। एटम तो पता नहीं, न्यूक्लियस को टच तो कर पाए नहीं, राइट? इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब हम एक थियरी को प्रूव करके उससे रिलेटेड हर चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सो वी एज्यूम दैट इज राइट। आज क्लियर हो गया? तो हमारे पास बेरिलियम और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन जो हमने लिखी है,
उसी के ऊपर हमने एक दो स्टेटमेंट्स लिख लिए, right? लिखो। Beryllium has higher ionization energy. Beryllium has higher ionization energy than boron, although boron has smaller size. Although boron has smaller size. Because outermost electron of boron is the only electron in p subshell. Is the only electron in p subshell and its ionization energy is lower. Its ionization energy is poor due to higher screening by 2s electrons, right? तो 2s के इलेक्ट्रॉन ने हायर स्क्रीनिंग दी, p के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, राइट? नेक्स्ट लिखिए। Likewise, nitrogen has higher ionization energy. Nitrogen has higher ionization energy in comparison to oxygen. In comparison to oxygen, due to half-felt stability. Due to half-felt stability. Like first ionization energy, successive ionization energies are also affected by number of factors. So trend of successive ionization energies may not be safe. तो हमने आपको एक जनरल एक आइडिया दिया है अभी आयनाइजेशन एनर्जी का, जैसे रेडियस का दिया है। एक्सेप्शंस पे ना वहाँ वर्क किया है ना यहाँ वर्क किया है। जब तक हम रेडियस की एक्सेप्शन पे वर्क नहीं करेंगे तब तक हम आयनाइजेशन